गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के दूसरे सेशन में हम मिल रहे हैं। उम्मीद है पहले सेशन में जो डीएनए पार्ट 1 पे हमने डिस्कशन किया था वो आपको समझ में आया होगा। तो डीएनए पार्ट 2 को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज और जो पुराने वीडियोज हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है उनको देख सकें। और आप जो है फॉलो कर सकते हैं wordofbiology95.wordpress.com को, और आप विजिट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv-ranjan1571978 जिसका नाम वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 है। और इस पेज पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा जो है ये वीडियोस भी जो है आपको मिलेंगे जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं, और आप बायोलॉजिकल इवेंट्स को जो है आसानी से समझ पाएंगे और बायोलॉजिकल इवेंट्स में जो है आपका इंटरेस्ट जो है और ज्यादा बढ़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए पार्ट 2। लुक हियर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये राइबो न्यूक्लियोसाइडेज और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइडेज के बारे में जो है दिखाया साइट्स के बारे में बताया जा रहा है। राइबो न्यूक्लियोसाइड्स यानी एडेनिन जो है, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये जो पांच जो हमने नाइट्रोजनस बेसेस देखे थे जिसमें से 4 किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में यूटिलाइज होते हैं या यूज होते हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि ये जब जो है शुगर के साथ मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चूंकि नाइट्रोजनस बेसेस अलग अलग हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स भी अलग अलग होंगे, और राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड्स अलग होंगे और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के साइड्स जो न्यूक्लियोसाइड्स होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करके देखते हैं कि जो राइबो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं जो कि आरएनए में यूटिलाइज होते हैं, उसमें जब एडेनिन राइबोज के साथ मिलता है तो जो न्यूक्लियोसाइड्स बनता है उसका नाम होता है एडिनोसिन। ग्वानिन जब राइबोज के साथ मैचअप होता है, मिलता है, तो मिलता है ग्वानोसिन। यूरेसिल जब राइबोज शुगर के साथ मिलता है तब बनता है यूरिडिन। साइटोसिन जब राइबोज शुगर के साथ जो है मिलता है तब बनता है साइटिडीन। ध्यान दो, थायमीन जो है चूंकि आरएनए में नहीं पाया जाता, सो थायमीन इज नॉट कनेक्टेड विद द राइबोज। सो 4 तरह के जो है हमें यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स मिले, एडिनोसिन, एडेनिन प्लस राइबोज, ग्वानिन प्लस राइबोज ग्वानोसिन, यूरिडिन, यूरेसिल प्लस राइबोज, साइटिडीन, साइटोसिन प्लस राइबोज। नाउ देन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स जो कि डीएनए के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होते हैं, एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी एडिनोसिन और डी एडिनोसिन, ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी ग्वानोसिन और डी ग्वानोसिन, साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डी साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, एंड थायमिन प्लस डीऑक्सी राइबोज, डी थायमिडीन और डीऑक्सी थायमिडीन। यहां पर यूरेसिल जो है डीऑक्सी राइबोज के साथ जो है नहीं मिक्सअप होता। देन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन गए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन के लिए, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फर्दर फॉस्फेट को जुड़ना होता है। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन में जब फॉस्फेट अटैच होता है तब जो है वो जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चाहे वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हों या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हों, तो इनको हम देखेंगे कि ये किस नाम से जाने जाएंगे। तो एडिनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एएमपी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एडिनालिक एसिड। ग्वानोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी, ग्वानेलिक एसिड। साइटिडीन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी और साइटिडेलिक एसिड। यूरिडिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी और यूरिडेलिक एसिड। तो ये जो 4 हमें मिल रहे हैं जो कि वास्तव में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कि आरएनए के जो है यूनिट्स हैं, इसमें एएमपी आप जो है एडीपी पढ़े हो, एटीपी पढ़े हो और एएमपी भी पढ़े हो,
जब हम एनर्जी क्वांट्स की बात करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो हम वहां पे एएमपी भी पढ़ते हैं। एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है और खुद जो है एएमपी में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये वही एएमपी है जिसमें एक और फास्फेट जब अटैच होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, and then another inorganic phosphate will be attached to produce ATP। यहाँ पे जो फॉस्फेट अटैच होते हैं वो रिगल बॉन्ड्स के थ्रू होते हैं, जिसमें जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें नियर अबाउट 7200 कैलोरी एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज होती है उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो जो है ये हमने देखा राइबोन्यूक्लियोटाइड जो 4 हैं, एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड, एंड देन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या सिंपल जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, डी एडिनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट टू प्रोड्यूस डीएएमपी, डी एडिनलिक एसिड और डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डी गुआनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट डीजीएमपी और डी गुआनिलिक एसिड और डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडिन प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट डीसीएमपी और डी साइटिलिक एसिड और डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डी थायमिडिन और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट टू प्रोड्यूस डीटीएमपी, डी थायमिडिलिक एसिड और थायमिडिन डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो है 4 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ऊपर जो हमने 4 देखे थे वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स थे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हैं यूनिट्स न्यूक्लिक एसिड के, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है एक बार फिर से हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वहां पे पिछले पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी व्यू में देखा था, जानने की कोशिश की थी। यहां पर हम डिटेल में डीएनए के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, जो 3 डायमेंशनल मॉडल था डीएनए का, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है वो 2 हेलिक्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, और ये दोनों हेलिक्स जो है एक दूसरे के जो है साथ जो है ट्विस्टेड कंडीशन में जो है जुड़े हुए होते हैं और ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। यहां पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहां देखो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इट इज द 1 टर्न, जो कि नियर अबाउट 3.4 नैनोमीटर है या 34 एंगस्ट्रॉम है। और इस जो है 1 टर्न में जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो 10 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 10 है और जो है 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो गैप होता है वो जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और यहां पे 2 ग्रुप्स दिखाई देते हैं, ये जो है माइनर ग्रुप है और ये मेजर ग्रुप है। जो नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो है जुड़े हुए होते हैं। यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है, देखो ये जो है माइनर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है, ठीक है। ये इट इज द एक्सिस, ये जो है एक्सिस है और इस एक्सिस के जो है दोनों तरफ जो है डीएनए जो है ट्विस्टेड होता है। यहां पर पहले भी हमने देखा था कि प्यूरिन और pyrimidine बेसेस जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो है अटैच्ड होते हैं। एडेनिन जो है थायमिन के साथ अटैच होता है, गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ अटैच होता है। और मेजर और माइनर ग्रुप अभी हमने देख लिया कि ये जो है मेजर ग्रुप है और ये जो है माइनर ग्रुप है। और 1 टर्न की जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम है और 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो गैप है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का है। नाउ आगे की तरफ हम देखें तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है इसको फिर से जरा देखते हैं। यहाँ पे ये देखो 5'3' डायरेक्शन है, जिसके बारे में जो है हम फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। ये जो है 3'5' डायरेक्शन है, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जो है दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फॉस्फेट शुगर बॉन्ड है जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बना होता है, ये जो लिंक है इसे ही हम जो है बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये यहाँ पे जो है ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है क्रिएट होते हैं। ये सेम चीज जो है यहाँ पे दिखाया गया है। प्यूरिन और pyrimidine है, उनके न्यूक्लियोसाइड्स हैं, उनके न्यूक्लियोटाइड्स हैं।
और कौन सा न्यूक्लियोसाइड जो है डीएनए में यूज होगा और कौन सा न्यूक्लियोसाइड जो है आरएनए में यूज होगा, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस पर फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे अभी हमने देख लिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। उसमें जो मेन फॉर्म्स हैं ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ऐसे तो सी एंड डी डीएनए भी होता है, बट हम जो है 3 डीएनए के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए, इन विच बी डीएनए इज द नॉर्मल और कॉमन डीएनए। ए डीएनए जो है वो है क्या? ए डीएनए इज वन ऑफ द मेनी पॉसिबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट इज मोस्ट एक्टिव along with other forms. Helix has left-handed sense and shorter, more compact helical structure. Actually इसकी जो ट्विस्टिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है, ठीक है। It occurs only in the dehydrated sample of the DNA, such as those used in the crystallographic experiment. ए डीएनए में आपको बस एक चीज जो है ध्यान रखना है कि वो लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टिंग होती है उसकी, और जो है ये जो है डिहाइड्रेटेड सैंपल्स ऑफ डीएनए में जो है मिलता है, और इसका यूज जो है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। ए डीएनए और बी डीएनए आपस में काफी सिमिलर होते हैं, और जो है बेस पेयरिंग की अगर हम बात करें तो स्लाइट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेस पेयर पर रोटेशन। पर रोटेशन मीन्स पर टर्न, यानी जो है लगभग जो बेस पेयर्स जो है पर टर्न जो होता है ए डीएनए में वो जो है 11 बेस पेयर का होता है, जबकि बी डीएनए जो कि कॉमन डीएनए है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है पर टर्न 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो 10 बेस पेयर्स पर टर्न जो है बी डीएनए में होता है और 11 बेस पेयर्स पर टर्न ए डीएनए में होता है। बी डीएनए जो मोस्ट कॉमन डीएनए है, और जो है इसी के बारे में जो है वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में जो है प्रपोज किया था इसके स्ट्रक्चर को। इसके जो अभी पीछे हमने बताया कि इसका जो 1 टन की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 नैनोमीटर होती है। इसके जो है 1 टन के बीच में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो 10 होते हैं, और 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो गैप होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो भी हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जनरली पढ़ते हैं वो बी डीएनए के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एंड थर्ड इज द जेड डीएनए। जेड डीएनए जो है ये बहुत कम दिखाई देता है, और इसका हेलिक्स भी जो है लेफ्ट हैंडेड होता है, और जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो वो जो है थोड़ा सा चेंज होता है, और चेंज होकर के क्या होता है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो 12 बेस पेयर्स जो है पर टर्न हो जाते हैं। ध्यान दो, ए डीएनए 11 बेस पेयर पर टर्न, बी डीएनए 10 बेस पेयर पर टर्न एंड जेड डीएनए 12 बेस पेयर पर टर्न। तो ये जो है जेड डीएनए होता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सा जिग जैग कंडीशन में होता है, जिसके कारण इसका नाम जो है जेड डीएनए पड़ता है। तो ये, और इसका 1 टर्न जो है वो 4.6 नैनोमीटर का होता है एट द प्लेस ऑफ 3.4 नैनोमीटर। तो ये जो है जेड डीएनए के जो है कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात हो गई, और इसी चीज को जो है यहाँ पे फिर से देखो, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए में जो है डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज को जो है कंपेयर किया गया है। हेलिक्स का जो ट्विस्टिंग है वो ए डीएनए जो है राइट है, बी डीएनए राइट है और जेड डीएनए लेफ्ट है। बेस पेयर पर टर्न 11 है, 10 है और 12 है। ये 10.4 दिया हुआ है, आप इसे 10 मान के चलो। जो है बेस पेयर के बीच का जो गैप है वो यहाँ पे जो है 2.3 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पे 3.8 एंगस्ट्रॉम है। पीच जो है वो 24.6 एंगस्ट्रॉम का है, यहाँ पे जो है 34 एंगस्ट्रॉम का है, और यहाँ पे 45 और 46 और 48 जो है ये थोड़ा सा वेरी करता है एंगस्ट्रॉम का है। डायमीटर जो है 2.5 नैनोमीटर यानी 25 एंगस्ट्रॉम का है, 2.37 यानी 23 एंगस्ट्रॉम का है, और ये 1.84 नैनोमीटर यानी 18 एंगस्ट्रॉम का है। तो जो है ये चीजें हैं। ए डीएनए में मेजर ग्रुप पाया जाता है, बी डीएनए में भी मेजर ग्रुप पाया जाता है, बट जेड डीएनए में मेजर ग्रुप जो है जनरली नहीं दिखाई देता।
न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमोसोम में कैसे अटैच्ड होता है, यानी क्रोमोसोम के जो है स्ट्रक्चर में डीएनए किस तरह से जो है अपने आप को जो है इंक्लूड करता है, ये हमें जानने की कोशिश करनी है यहाँ पे। एक्चुअली इसके लिए हमें न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में जानना होता है। ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसमें हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन पार्टिकल्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसमें से हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4, इनके जो है दो मॉलिक्यूल जो है एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम न्यू बॉडी कहते हैं। और इस न्यू बॉडी के ऊपर डीएनए जो है 2 बार रैप करता है। देखो यहाँ पे 2 बार रैपिंग दिखाया गया है, 1 and 2, दीज आर द 2 रैपिंग। और ये जो ऑक्टोमर दिखाया गया है ये हिस्टोन का कोर है जो है, और इसमें जो है H2A, H2B, H3 एंड H4 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो रैपिंग है डीएनए का वो इसी तरह से होती है, और इन बिटवीन दिस टू, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोसोम कहलाता है, यानी हिस्टोन ऑक्टोमर एज वेल एज द 2 टर्न ऑफ द और 2 रैप्स ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो गैप है, इसमें जो डीएनए पाया जा रहा है इसे हम लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए के नाम से जानते हैं। जो H1 है, हिस्टोन प्रोटीन 1, वो इसी लिंकर डीएनए के साथ अटैच होता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 these are the different nucleosomes, और इन बिटवीन these 2 nucleosome दिस इज द लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए, जो कि बीच में यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन 1 H1 जो है अटैच्ड होता है इसके साथ। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल हुआ। यहां पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जो है डीएनए अपने आप को कंपैक्ट करता है। अगर ध्यान से हम देखने की कोशिश करें तो यहां देखो, ये जो है डीएनए है, और ये डीएनए जो है यहां पर जो है ये न्यूक्लियोसोम मॉडल का फॉर्मेशन कर रहा है, और न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है ये जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जो है कंप्रेस होकर के जो है या क्वाइल्ड होकर के जो है अपने आप को थिक कर रहा है, और फर्दर ये जो है क्रोमैटिड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे 2 क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि एक क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो अभी तक जो है हमने देखा वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फर्स्ट जो है पार्ट में हमने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। सेकंड पार्ट में हमने डीएनए के जो है डिफरेंट यूनिट्स के बारे में देखा, न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में देखा, अलग अलग न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखा हमने, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है डीएनए क्रोमोसोम के अंदर अपने आप को जो है इन्वॉल्व करता है। तो ये पूरा जो है डीएनए के बारे में था। नेक्स्ट सेशन में हम जो है पढ़ेंगे आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। थैंक यू।